नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीजेपी की, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बेहद खास है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रायपुर दौरे के लिए आ रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायपुर दौरा सुबह 11 बजे का समय जिसके लिए बताया गया है। विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। एयरपोर्ट से तेली बांधा चौक तक एक बाइक रैली निकाली जाएगी। उनके स्वागत की भी भव्य तैयारियां। तेली बांधा से एकात्म परिसर तक रोड शो होगा। रोड शो के बाद साइंस कॉलेज पहुंचेंगे जेपी नड्डा। साइंस कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पत्रकार वार्ता यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शाम 5 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, साथ ही देश प्रदेश की मौजूदा राजनीति पर भी वो चर्चा कर सकते हैं। जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ बीजेपी की बैठक भी लेंगे। कुशाभाऊ परिसर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मैराथन बैठकें करने वाले। कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, सांसद भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। जिला अध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठ प्रमुखों की भी काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो प्रदेश बीजेपी की बैठक शाम करीब 5:30 बजे शुरू होगी, इस बात की जानकारी सामने आई है। और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी ममता हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रही है। ममता, महज 1 घंटे का इंतजार और रह गया है और 11 बजे जेपी नड्डा रायपुर में होंगे। किस तरह की तैयारियां, किस तरह का उत्साह बीजेपी में इस बार? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम एयरपोर्ट के रास्ते पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह किस तरीके से जो है वो पोस्टर लगाए गए हैं जेपी नड्डा के, और ये पूरा एयरपोर्ट का रास्ता आप देखेंगे कि पोस्टर से पटा पड़ा हुआ है उनके स्वागत के लिए। और बीजेपी अगर हम बात करें यहाँ से पूरी मोटरसाइकिल रैली निकालेगी और मोटरसाइकिल रैली को लेकर ये पूरा रूट तैयार है। एयरपोर्ट से लेकर के तेली बांधा तक, तेली बांधा के बाद में रोड शो शुरू होगा जो एकात्म परिसर तक के जाएगा, उसके लेकर भी तैयारियां हैं। एयरपोर्ट में भी अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद में वो तेली बांधा पहुंचेंगे, वहां से रोड शो किया जाएगा। रोड शो से एकात्म परिसर पहुंचेंगे जो बीजेपी का पुराना दफ्तर है, और वहां पर जो है उनके स्वागत के बाद में वो साइंस कॉलेज मैदान जाएंगे। साइंस कॉलेज हमें 51,000 जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे। एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी जो युवा मोर्चा है और बीजेपी के जो पदाधिकारी है वो करेंगे। और उसके बाद में जो है वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये पूरा जो अगर दौरा है उसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समझना चाहूंगी जिस तरह से सियासत भी इस मुद्दे पर लगातार हो रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। मुख्य पहलू हम समझ रहे हैं किस तरह के कार्यक्रम होंगे, लेकिन क्या कुछ बड़ी बातें इस दौरान जेपी नड्डा कह सकते हैं, इस बारे में कोई अंदाजा? बिल्कुल, देखिए शक्ति प्रदर्शन है एक तरह से और एकजुट करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी जो इस दौरान जो है एक तरह से कहें कि गुटबाजी से जो गुजर रही है, और दूसरा एक नेतृत्व परिवर्तन भी एक तरह से हुआ है। अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बदले गए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। नए नेता प्रतिपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ में काम करना है, तमाम तरह की गुटबाजियों को भूलकर, ये मंत्र जरूर वो देना चाहेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। अगर बात करें तो 1.25 साल का समय बचा हुआ है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि कार्यकर्ता, पदाधिकारी एकजुट हो। बीजेपी में अगर हम बात करें तो लंबे समय से ये था कि कई खेमों में बीजेपी बटी हुई है और अलग अलग जो गुट के लोग माने जाते थे। चूंकि अभी परिवर्तन किया गया है, नेता प्रतिपक्ष बदला गया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, जाहिर तौर पर जिनको बदला गया है उनके भी अपने कार्यकर्ता होते हैं। पुराने जो नेता बदले गए हैं उनके भी कार्यकर्ता होते, तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी या मन में एक तरह से कहे कि मनमुटाव जैसी स्थिति तो होती है। जेपी नड्डा जो यहाँ पर आ रहे हैं, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, उनका कहना है कि एकजुटता का वो मैसेज देंगे कि जो नया नेतृत्व आया है उसके नेतृत्व में जो है वो चुनाव की तैयारियां करनी है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो रणनीतियों के तौर पर खासतौर पर मंथन होगा कि मिशन 2023 की तैयारियां किस तरह से करनी है, चुनाव के मैदान में किस तरीके, चुनावी तैयारियों को लेकर किस तरीके से उतरना है। दूसरी बात यह है कि मैसेज भी ये देने की कोशिश की जाएगी कि किन लोगों को, कैसे लोगों को टिकट दी जा सकती है। अपने अपने क्षेत्र में अभी से जो है
जो काम करेंगे, जो पदाधिकारी काम करेंगे, काम के आधार पर ही जो है वो टिकट का वितरण किया जाएगा। इस तरह की बातें जो है ये हो सकती है, इस तरह की संभावना है। ये बहुत कॉमन चीजें हैं कि अमूमन जो है जो केंद्रीय नेतृत्व आता है वो अपने जो राज्य का नेतृत्व है या अपने जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है उनसे यही उम्मीद की जाती है। तो बेसिकली तो ये है कि 2023 को लेकर किस तरह से मूल मंत्र होगा, 2000 चुनाव की तैयारी को लेकर किस तरह से मूल मंत्र होगा, राज्य सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं इसको लेकर वो बातचीत करेंगे, जिसको लेकर जनता के बीच में जाया जा सकता है कि ये योजनाएं जो है वो बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकते हैं, ये बताने के लिए कि तमाम जो योजनाएं हैं वो फेल है। किसानों के बीच किस तरीके से जाए, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम जो मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरती आ रही है लगातार, तो उसको लेकर किस तरीके से जो है आप उस स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे कि लोगों तक के मैसेज पहुंचा सके कि रीजन क्या है महंगाई बढ़ने का, बीजेपी की तरफ से ये क्या बताना है ना, और रणनीतियां क्या होगी, इस पर चर्चा होगी। जी निश्चित ही, यानी कि कई बड़े मुद्दे जिन पर जेपी नड्डा अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल ममता, और नजरें आप बनाए रखेगा। इंतजार है 1 घंटे बाद जब जेपी नड्डा रायपुर में होंगे और क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब छत्तीसगढ़ के बाद सीधे आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जबलपुर में बिशप के यहां छापा पड़ा है, उसको लेकर एक खास बैठक बुलाई गई है। बिशप के यहां से धर्मांतरण समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। 11 बजे का समय है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सीएम हाउस बुलाया गया है। डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस और उनके साथ ही पुलिस के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि आईटी की कार्रवाई हुई, ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा, उसके बाद लगातार इस तरह की चर्चाएं तेज थी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस पर एक्शन ले सकते हैं। और ये देखिए 11 बजे ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ गृह और पुलिस विभाग के अधिकारी सीएम हाउस बुलाए गए हैं, उनके साथ एक खास बैठक होने जा रही है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग की बड़ी बैठक बुलाई है। जबलपुर में बिशप के यहां छापा पड़ा, उसके बाद ये बैठक सीएम की तरफ से बुलाई गई है। बिशप के यहां से धर्मांतरण समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई हैं, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। 11 बजे का समय होगा। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ गृह और पुलिस विभाग के अधिकारी भी सीएम हाउस में मौजूद रहेंगे। तो डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस सहित पुलिस के तमाम अधिकारी इधर तमाम जो लोग इस पूरी जांच में जुटे हुए हैं वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे, जानकारी देंगे बिशप के मामले को लेकर भी, और आगे इस तरह के मामले सामने ना आए इसको लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी सीएम शिवराज मंथन कर सकते हैं। तो बड़ी बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बुलाई गई है। 11 बजे ईओडब्ल्यू के अधिकारी, गृह विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी अनुराग हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, काफी महत्वपूर्ण बैठक सीएम ने बुलाई है, क्या कुछ हो सकता है इस बैठक पे? बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण बैठक है और इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बिशप के यहाँ जो ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा था, न सिर्फ वहाँ पर 1 करोड़ 65 लाख रुपए का कैश मिला था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण धर्मांतरण से जुड़े मुद्दे को लेकर भी कई तरह की जानकारी ईओडब्ल्यू के हाथ में लगी है। और ये भी पता चला है कि किस तरीके से बिशप जो पैसा मिलता था, जो फंडिंग होती थी, उसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए करता था, उसकी जानकारी भी इस पूरे छापे की कार्रवाई के दौरान हासिल हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि क्या धर्मांतरण में बड़ा हाथ बिशप का था। इसी बात को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों की बैठक बुलाई है और उसमें जो अब तक छापे के दौरान कार्रवाई की गई है उसको लेकर मुख्यमंत्री जानकारी लेंगे और ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर कराया जा रहा था, किन किन संस्थाओं के जरिए धर्मांतरण कराने का काम किया जा रहा था और उसको रोकने के लिए और उस पर ब्रेक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो अब से कुछ ही देर के बाद ये बैठक मुख्यमंत्री निवास पर होगी। इसमें डीजी इंटेलिजेंस के अलावा डीजीपी मौजूद रहेंगे, साथ ही ईओडब्ल्यू के अफसरों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। तो छापे के दौरान जो जानकारी और जो सामग्री जो है अफसरों को मिली है, उसके बाद अब
क्या रुख पुलिस का होगा और कैसे आगे एक्शन लिया जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री अफसरों के साथ सीधे चर्चा करेंगे। अनुराग जी की धर्मांतरण की बात भी इस मामले में खुलकर सामने आई है, तो क्या हम मान सकते हैं कि आगे सरकार की तरफ से भी कोई सख्त निर्देश देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये भी जानकारी हासिल हुई है कि बिशप का रोल उन संस्थाओं को मदद करने में था जो छोटे छोटे स्तर पर आदिवासी इलाकों में या गरीब बस्तियों में धर्मांतरण कराने का काम करती थी। तो कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके जरिए बिशप धर्मांतरण का काम करने का काम कर रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण किस तरीके से धर्मांतरण किया जाए, उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या सिर्फ जबलपुर या उसके आसपास के इलाकों में भी ये पूरा का पूरा जाल बिछाया गया था। इन तमाम बातों को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है पुलिस के हाथ लगी, और इसी जानकारी के आधार पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और उन संस्थाओं के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो बिशप के संपर्क में थे और बिशप से जिसको आर्थिक मदद मिल रही थी, उस आर्थिक मदद के आधार पर लोगों को लुभावने वायदे करके या आर्थिक रूप से पैसा दे के लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। उन तमाम बातों की जानकारी को लेकर मुख्यमंत्री, यदि कोई रैकेट इस पूरी दिशा में काम कर रहा है, सिर्फ बिशप नहीं और पूरा रैकेट जिस तरीके से काम कर रहा है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री कोई जरूरी दिशा निर्देश आज की बैठक में दे सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग इस जानकारी के लिए। तो अब बात की जाएगी न्यूज 18 की खबर के बड़े असर की। जबलपुर से गायब 3 करोड़ से ज्यादा के यूरिया के गायब होने की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी और आज इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉनिटरिंग मीटिंग में भी देखने को मिला है। सीएम ने यूरिया के गायब होने को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं। दोषियों पर एफआईआर, गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जबलपुर से खबर सामने आई थी जिसे न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से दिखाया था। करीब 3 करोड़ से ज्यादा का यूरिया गायब हुआ था। कमिश्नर ने कलेक्टर से भी रिपोर्ट मांगी थी। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग मीटिंग में भी जिक्र किया गया। और एसपी बेटे तत्काल एफआईआर करो और एफआईआर करके पकड़ो इनको। नमस्कार सर, करेंगे सर आज। ये नहीं चल सकता भाई, किसान कैसे खाद डाइवर्ट कर दिया इन्हें। इस पे काम कल जैसे चर्चा हुई, हाँ, इनका धाराएं कौन कौन सी लगेगी बताओ। इसमें जो फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर है उसका वायलेशन हुआ है 3A, 3B, 3C में कवर होगा सर। तो इसी एक्ट की धाराओं में इसमें एफआईआर होगी सर। बस मैं चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो और एग्जाम्पल बने। ये थोड़ी चलेगा कि जहां मर्जी आई वहां खाद दे दिया। इस समय जब खाद की जरूरत है किसान परेशान। ये नहीं चलेगा कि इनके कारण अफरा तफरी मच जाए। भैया ये जो आवंटित किया था इनको 70 और 30, इसका पालन करने के लिए बाध्य थे कि नहीं। और आगे बढ़ते बात करेंगे जशपुर की, जहां जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बगीचा वन परिक्षेत्र में 10 हाथियों ने डेरा डाल रखा है। खोकर गांव में 2 घरों को नुकसान पहुंचाया है। वन अमला हाथियों पर निगरानी रखे हुए हैं। जंगल से सटे गांव में दहशत में जीने पर ग्रामीण मजबूर हैं। जशपुर की हम बात करें, लगातार हालात यहां पर बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। बगीचा वन परिक्षेत्र में 10 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। घोकर गांव में 2 घरों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि वन अमला लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। और दूसरी तरफ रायगढ़ के मोहनपुर में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। हाथियों ने यहां पर भी जमकर उत्पात मचाया है। लैलूंगा वन परिक्षेत्र में 15 हाथियों ने डेरा डाल रखा है। फसलों और घरों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलाके में हाथियों के कई दल मौजूद है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से ग्रामीण यहां पर परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। अंदाजा लगाइए, रायगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई है। मोहनपुर इलाका जहां पर हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। फसलों और घरों को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। फसल चट कर जाते हैं, दूसरी तरफ घरों को भी नुकसान पहुंचाते, क्षतिग्रस्त करते हैं। इलाके में हाथियों के कई दल मौजूद हैं, लेकिन लगातार वन विभाग की यही अपील लोगों से कि अपने स्तर पर सावधानी बरतें। और अब बात कर लेते हैं गरियाबंद की। हाथियों का दल यहां पर भी लगातार उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने बिजली का खंभा तोड़ दिया है। उदंती सीता नदी
टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हाथी उत्पात मचा रहे हैं। तस्वीरें भी कैद हुई हैं। देखिए, गरियाबंद से तस्वीरें सामने आई। मक्के की फसल को रौंदकर हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 33 हाथियों का दल मौजूद है। वन विभाग लगातार क्षेत्र में अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह से गजराज का आतंक गरियाबंद में साफ नजर आ रहा है। और अब बात कर लेते हैं अंबिकापुर की। भालू के हमले में ग्रामीण घायल हो गए हैं। मवेशी चराने जंगल एक ग्रामीण पहुंचा था और गंभीर हालत में जंगल में मिला है। आपको बता दें कि देर रात परिजनों ने जंगल से इस ग्रामीण का रेस्क्यू किया। 8 किलोमीटर कावड़ पर ठोकर मुख्य सड़क तक इस व्यक्ति को लाया गया। तस्वीरें देखिए, 112 वाहन की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। उदयपुर थाना क्षेत्र के बकोई गांव की एक घटना। तो भालू के हमले में ग्रामीण घायल हो चुका था। मवेशी चराने के लिए जंगल पहुंचा था और जंगल में जैसे ही कुछ और ग्रामीण पहुंचते हैं, इस व्यक्ति को घायल अवस्था में पाया जाता है। आगे बढ़ते अगली खबर बिलासपुर से है। तखतपुर के जंगली सुअरों का आतंक देखने को मिल रहा है। फसलों को लगातार सुअर नुकसान पहुंचा रहे हैं और इंसानों पर भी हमला कर रहे हैं। बनोरी में खेत में काम कर रहे लोगों पर हमला किया है। केलाबाड़ी में काम कर रहे 4 लोगों को घायल किया है। आपको बता दें कि घायलों का निजी अस्पताल में इलाज लगातार जारी है और 10 से 15 सुअरों के झुंड ने हमला किया। शिकायत के बावजूद वन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आगे बढ़ते रुक करेंगे बलौदाबाजार की ओर। जिला सहकारी बैंक के अकाउंटेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। 29 लाख के गबन मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 2 साल पहले गबन के मामले में कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई। बलौदाबाजार से खबर आपको बता रहे हैं, जिला सहकारी बैंक के अकाउंटेंट पर एफआईआर दर्ज। 2 साल पहले हुए गबन के मामले में कार्रवाई की गई है। 29 लाख के गबन का मामला, इसमें एफआईआर दर्ज की गई। और अब बात करेंगे धमतरी की, जहां पर 10वीं के छात्र की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया था और दफन शव को निकालकर एक बार फिर से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कोंडागांव का रहने वाला ये छात्र बताया जा रहा है और धमतरी के फुरसी डोंगरी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। परिजनों की शिकायत पर कोंडागांव पुलिस ने धमतरी में कार्रवाई की है। धमतरी से खबर आपको बता रहे हैं, 10वीं के छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी और इस बीच दफन शव को निकालकर एक बार फिर से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कोंडागांव का रहने वाला छात्र था। धमतरी के मुरसा डोंगरी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। आगे बढ़ते अगली खबर कांकेर से सामने आ रही है। 3 शिक्षक और एक पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने नोटिस जारी किया है। कलेक्टर आईजी दौरे के दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की थी। पदस्थ इलाकों से अनुपस्थित रहने की शिकायत प्राप्त हुई और 3 दिन के अंदर जवाब देने के निर्देश कलेक्टर प्रियंका शुक्ला की तरफ से 3 शिक्षक और एक पटवारी, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो कांकेर का ये मामला आपको बता रहे हैं। कलेक्टर प्रियंका शुक्ला जब दौरे के लिए आई थी तो ग्रामीणों ने इनकी शिकायत की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।